क्वेश्चन जो हमें रिलेशनशिप देता है किस किस के बीच में बेटा, फोर्स और मोमेंटम के बीच में। अगर हमारे पास एक लाइट ऑब्जेक्ट है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, दोनों पे सेम फोर्स लगाए जा रहे हैं, then they can produce the same momentum by changing their velocity। क्योंकि देखो, अगर आप लाइट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। Yes, sir. और आप ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, कम वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पर मास कम था, वेलोसिटी ज्यादा थी, तो मोमेंटम प्रोड्यूस हो गया। यहाँ मास ज्यादा था, वेलोसिटी कम थी, तो भी सेम मोमेंटम प्रोड्यूस हो गया। समझ में आया? दोनों कंडीशन में एक एक चीज Yes, कम और sir. ज्यादा है। मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, एक जगह वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मास कम है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, मैं sir. अब तक इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि न्यूटन का सेकंड लॉ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to applied force। मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, कि हम उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो आपने देखा वो धीरे से वेलोसिटी के साथ जा रहा है। सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, ज्यादा फोर्स लगाओगे, तो वो ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी ना। आप किसी चीज को धीरे से पुश करते हो, ठीक है, और एक आप किसी चीज को तेज पुश करते हो, तो मोमेंटम ज्यादा प्रोड्यूस किसमें होगा, जिसको आप तेज पुश कर रहे हो। इसकी एप्लीकेशन में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने बताया था, the road accident at high speed is much more worse than that of take place at the low speed। बताई थी एप्लीकेशन, आपको एक्सप्लेन करा था मैंने। Yes, sir. कि Yes, sir. कोई रोड एक्सीडेंट एक हाई स्पीड पे होता है तो उसका मतलब फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा था, वेलोसिटी ज्यादा होने से। और जो लो स्पीड पे लग रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, तो मोमेंटम क्या होगा उसका, कम होगा। फोर्स का मतलब जो हम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर, व्हीकल कितनी स्पीड से आ रहा है। सिंबॉलिक फॉर्म में मैं अगर इसको लिखूं तो फोर्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट, रेट का मतलब क्या होता है, रेट वही मतलब जैसे आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप पूछते हो क्या रेट है, तो वही यूनिट की कॉस्ट बताता है आपको। कोई सामान ले, कोई ज्यादा ग्रोसरी का सामान है तो वो 1 किलो का भाव बताता है। सेम वो यहाँ पर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि किसी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ। दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जितना उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, उसको थोड़ा सा एग्जांपल में समझना। आपके पास सामने एक चेयर रखी है, ठीक है, आपने उस चेयर को धीरे से फोर्स लगाया तो आपने देखा वो चेयर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी, रुक जाएगी। चेयर पहले रेस्ट पोजीशन में रखी थी तो मोमेंटम 0 था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगा तो मोमेंटम हमेशा 0 होगा। जैसे ही आपने उस पर फोर्स लगाया, क्या ऑब्जर्व किया कि चेयर के अंदर एक मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ। अगर आपने फोर्स कम लगाया है तो कम मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ। अब आपने सेम चेयर के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया, मतलब उसको जोर से धक्का मारा, तो चेयर दूर तक गई और ज्यादा वेलोसिटी के साथ गई, तो मोमेंटम क्या प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर, ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। समझ में आ रहा है बेटा? बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको धीरे से फेंकता हूँ तो ये पास में गिर जाएगा, और मैं इसको अगर तेज फेंकूंगा, फोर्स ज्यादा लगा रहा हूँ तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा, मोमेंटम ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सेम वही न्यूटन का सेकंड लॉ कह रहा है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम में कितना चेंज होगा, कितने टाइम में होगा, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। एक एक्सीडेंट में कितना नुकसान होगा वो डिपेंड करता है कि सामने से व्हीकल कितनी स्पीड में आ रहा है। जितनी स्पीड में आ रहा है उतना ज्यादा उसका मोमेंटम, उतना ज्यादा वो इफेक्टिव हो। क्लियर हुआ? तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में अब लिख रहे हैं, जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो एक मोमेंटम का सिंबल बताया था मैंने आपको, P, डेल्टा P अपॉन में T। डेल्टा P का मतलब क्या होता है? डेल्टा P डिनोट करता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का सिर्फ इसका सिंबल होता है डेल्टा P, अपॉन में टाइम का सिंबल आ गया T। अब सपोज करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है हमें m, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो आपको दे रखी है u। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, तो आप बताओ मुझे इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? आस्था, m u हो Into जाएगा, U, MU. Yes, sir. मास इनटू वेलोसिटी mu हो जाएगा। अब जब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया तो ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट में तो चेंज आएगा ही नहीं, बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम इसमें फाइनल वेलोसिटी, तो उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी बनी वो v बन गई। कितनी हो गई? v। इस फाइनल वेलोसिटी से आप क्या निकाल सकते हो? फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m v। UV. कितने टाइम हुआ? t टाइम में। कितने टाइम में हुआ? t टाइम में। तो अब आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है कि मोमेंटम में कितना चेंज आया। वो कैसे निकालेंगे? हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी है और इनिशियल मोमेंटम भी, दोनों को माइनस कर देंगे। चेंज इन मोमेंटम मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज नोन एज चेंज इन मोमेंटम। कितने टाइम में आया उसको क्या लिख देंगे नीचे? t। बेटा क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर किसी बच्चे को कोई डाउट Yes, हो तो sir. मुझे बताना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब फोर्स प्रोपोर्शनल टू, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। फाइनल मोमेंटम क्या आया था हमारा? mv। इनिशियल मोमेंटम क्या आया था? mu। अपॉन में क्या है? p। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir. अब देखो Yes, f sir. प्रोपोर्शनल टू, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? M. M. m कॉमन, अंदर बच गया v माइनस u और अपॉन में t। अंदर क्या बच गया? v माइनस u अपॉन t। अब क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है v माइनस u अपॉन t किसका फॉर्मूला होता है? Sir, acceleration. Acceleration. द एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो मैं इस v माइनस u अपॉन t की जगह हटा के क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर a लिख सकता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर f इज प्रोपोर्शनल टू ma। f इज प्रोपोर्शनल टू ma, ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है ये। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट लगा रहा हूँ, f इज इक्वल टू k ma। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर? बेटा नीचे दिख रहा है आपको इसके नीचे? Yes, No, sir. sir. Sir, चलो F कोई बात नहीं। proportional to MA के बाद क्या है? F इज इक्वल टू k ma। F इज इक्वल टू k ma। यहाँ पर है k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब मैं अगर इस k की वैल्यू को यहाँ 1 पुट कर दूं तो F इज इक्वल टू क्या आ गया? ma। ये हमारे को किसका फॉर्मूला मिल गया? फोर्स का फॉर्मूला। किससे मिला? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन।
व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन बनता है व्हिच लॉ ऑफ न्यूटन गिव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, कि न्यूटन का कौन सा फॉर्मूला है जो हमें फोर्स की वैल्यू देता है। न्यूटन का कौन सा फॉर्मूला जो हमें फोर्स की वैल्यू देता है, तो कौन सा फॉर्मूला बताओगे आप? तो कौन सा लॉ बताओगे? न्यूटन सर सेकंड लॉ। अगर फोर्स का फॉर्मूला पूछे तो पूरी शो करना पड़ेगा ये, या फिर खाली वो F इज इक्वल टू एम ए? F इजिकल टू एम में लिख सकते हो, बट अगर वो ये कहे कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, उसके लिए एक एक्सप्रेशन दो, तो आपको ये सारा करना है जो मैंने बताया है, क्योंकि डेरिवेशन है ये। डेरिवेशन मतलब जिससे हमने इस फॉर्मूले को बनाया है। मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप किया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम में कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाला मैंने? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। उनकी वैल्यू पुट कर दी, mv माइनस mu अपॉन t, m कॉमन आ गया, v माइनस u अपॉन t, और v माइनस u अपॉन t किसके इक्वल था? एक्सीलरेशन के। उसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया ma, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इसकी जगह पर हमने कांस्टेंट यूज किया k, और यहाँ पर k की वैल्यू अगर 1 पुट करते तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अब देखो इसी में से क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, कि कौन सा लॉ है जो न्यूटन का which give the relationship between force, mass, acceleration। फोर्स, Second law मास of और motion. एक्सीलरेशन कौन सा न्यूटन का लॉ फॉलो मतलब शो करता है रिलेशनशिप? वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा है? न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। अब देखो मैं यहीं से आपको इसकी पहले यूनिट समझा रहा हूँ, उसके बाद एक अलग से डेरिवेशन समझाऊंगा इसमें, इसकी यूनिट कैसे Your निकालनी video and है। voice both are not clear. है बेटा, बोलो। Sir, your voice is not clear. बेटा आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? सर आ रही है। आ रही है, सर आ रही है। आ रही है। कोई बात नहीं, वो नेटवर्क इशू होगा आपके वहां पर शुभम, इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी वहां पर। देखो इधर, अब मैं यहाँ से यूनिट बता रहा हूँ आपको, यूनिट ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे ये फोर्स की यूनिट। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट होगी, मास की जगह पर पुट किया मैंने किलोग्राम, और इसकी जगह पर पुट किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम? न्यूटन। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। आपने अभी तक सिंपली पढ़ा था कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि न्यूटन को हमने बनाया कैसे। तो ये ड्राइव यूनिट है जिसको हम ड्राइव करते हैं, जिसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला था यहाँ पर मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट पुट करी किलोग्राम, एक्सीलरेशन की यूनिट पुट करी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसटी आगे जैसा फॉर्मूला है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? न्यूटन के। किसके इक्वल होगा? न्यूटन के। अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि अगर हम यहाँ पर डिफाइन करवाएं कि डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या होगा? Anyone define the definition of 1 Newton? Sir, 1 Newton is kilogram per meter second scale. हाँ वेरी गुड। 1 न्यूटन देखो, जब भी कोई यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट डेफिनेशन। जब भी कोई यूनिट डेफिनेशन आए तो आपको फॉर्मूले में जो जो वैल्यू दे रखा है उसकी जगह पर यूनिट वर्ड यूज करना है आपको। मींस यहाँ किलोग्राम दे रखा है तो किलोग्राम की जगह यूज करेंगे 1 किलोग्राम। मीटर पर सेकंड है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते हो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर। और इसको डिफाइन करना हो, then a force is said to be 1 Newton, which when acting on an object of mass 1 kilogram, कि एक फोर्स जो है उसको हम 1 न्यूटन का कब कहेंगे?
जब वो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा हो और उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो उस पर फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 1 मीटर। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. A force is said to be 1 Newton when it acts on an object of mass 1 किलोग्राम। जब वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है जिसका मास 1 किलोग्राम दे रखा है, and produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे बेटा, न्यूटन। ठीक है। और सीजीएस यूनिट की बात करें, स्मॉल यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की डाइन। क्या होती है, डाइन। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अब देखो डाइन क्या होती है, किसके इक्वल होगी डाइन, में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, 1 डाइन। सीजीएस यूनिट आई तो सारी स्मॉल यूनिट पुट कर दो, किलोग्राम की जगह पुट करेंगे ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 यहाँ पर पहले न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होते हैं डाइन के इक्वल। जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल थी, न्यूटन के, ऐसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर छोटी यूनिट आ गई सारी की सारी, वो किसके इक्वल, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डाइन। समझ में आया? ये रिलेशनशिप कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। सर नहीं आया। देखो यहाँ पर फोर्स की ऐसा यूनिट हमने बनाई थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो किसके इक्वल था, न्यूटन के इक्वल था। ठीक है। सीजीएस यूनिट का मतलब होता है स्मॉल यूनिट। जैसे मैंने किलोग्राम की जगह पुट कर दिया यहाँ पर ग्राम, मीटर की जगह पर पुट कर दिया सेंटीमीटर, और सेकंड स्मॉलेस्ट है ही, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होती है, डाइन के इक्वल होती है। याद रखना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर is always equal to dyne. This is also the CGS unit of force. तो ये है, Okay, sir. ये फोर्स की CGS यूनिट है, और हमने SI यूनिट और CGS यूनिट के अंदर रिलेशनशिप बता रखा है। वो क्या है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, ऐसे ही 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होते हैं। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, ताकि मैं उसको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर सकूं। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, सर आ गया अब। मैंने सिर्फ और सिर्फ छोटी यूनिट पुट करी है। जैसे फोर्स की यूनिट बताने के लिए मैंने क्या किया, मास की यूनिट पुट करी किलोग्राम, एक्सीलरेशन की पुट करी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन। ये तो है एसआई यूनिट। ठीक है जी। दूसरा, अगर हम स्मॉल लेवल पर यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो मैं इसी फॉर्मूले में मास इनटू एक्सीलरेशन में मास की यूनिट पुट कर रहा हूँ ग्राम, और एक्सीलरेशन की पुट कर रहा हूँ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड डाइन। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या आई, वो यहाँ से निकाल दिया मैंने कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 न्यूटन इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁵ टाइम। 1 न्यूटन में 10⁵ टाइम। क्लियर हुआ बेटा? यस किसी सर। बच्चे को कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। सर सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सीजीएस की फुल फॉर्म ही होती है बेटा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। छोटे लेवल पे पुट करते हैं ना हम, उसमें बोल देते हैं हम सीजीएस। सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर को, जी ग्राम को, एस सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट, जो हम स्टैंडर्ड लेवल पे यूज करते हैं। देखो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, जिसके अंदर बच्चों की 90% मिस्टेक होती है।
आप इसको समझो ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। यहाँ पर मैंने न्यूटन का फॉर्मूला लिखा, किलोग्राम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो किसके इक्वल, तो ये किसकी यूनिट है, फोर्स की। ये सिंपली लिख रहा हूं मैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है बेटा, फोर्स की। फोर्स की। कई बार क्या होता है इसकी जगह पर ये लिख दिया जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट है, बोलो बोलो बेटा, ये किसकी यूनिट है। दिस इज द यूनिट जो कैसे बनी है, किलोग्राम किसके लिए आता है, मास। मीटर पर सेकंड किसके लिए आता है, वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला था, मोमेंटम। मोमेंटम। तो ये किसकी यूनिट होगी, मोमेंटम की। मोमेंट। ये इसलिए बताया मैंने आपको, सिर्फ इसका डिफरेंस है स्केल का। वहां एक्सीलरेशन है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो उसकी जगह पर तो आगे मीटर पर सेकंड स्केल। यहाँ मास इनटू वेलोसिटी है तो सिर्फ आगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो याद रहेगा, यस सर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो मोमेंटम की यूनिट है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो किसकी यूनिट है, फोर्स की। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको लॉ बताया न्यूटन का सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो मोमेंटम में चेंजमेंट आ रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड फोर्स से। टाइम। तो देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इस चीज को ध्यान रखना। मोमेंटम विल बी प्रोड्यूस इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और दूसरा पॉइंट, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है फोर्स के रिगार्डिंग वो नेगेटिव भी हो सकता है। और आपको पता है अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव प्रोड्यूस होगा तो उस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। दोनों काम होते हैं ना। आप फोर्स लगा के किसी की स्पीड को बढ़ा भी सकते हो और फोर्स लगा के किसी की स्पीड को कम भी कर सकते हो, दोनों प्रोसेस है। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपकी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, उस नेगेटिव का मतलब होगा कि जो वो फोर्स लग रहा है ना वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। फोर्स will be exerted in the opposite direction when the value of force is negative. यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, यस सर। किसी भी बच्चे के माइंड में कोई डाउट बताओ बेटा, नो सर। बोलिए, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, नो सर। बोलो बेटा। नो सर। नो सर। अब इसी फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ फोर्स का। जिसके ऊपर एप्लीकेशन आएगी न्यूटन के सेकंड लॉ की। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक तरह से एक्सीलरेशन। अगर आप यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बच्चे, फोर्स अपॉन मास। भाई m अपॉन में आ गया ना, यस सर। यही आएगा, एक्सीलरेशन इज Yes, इक्वल टू sir. फोर्स अपॉन मास। यस सर। अब देखो इससे निकल के आते कंफ्यूजन क्या क्या, कि जो एक्सीलरेशन है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, Proportional to force and mass. फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्सीलरेशन फोर्स के। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे ना उतना ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सीलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही उतनी ज्यादा चेंज होगी जितना ज्यादा फोर्स लगेगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितने टाइम में कितना ज्यादा चेंज हो रही है। तो जितना फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, फोर्स और एक्सीलरेशन। दूसरा, एक्सीलरेशन is inversely proportional to mass. Acceleration is inversely proportional to mass. और inversely का मतलब सभी को पता है, Yes, sir. यस सर। yes.
इसके अपोजिट, मतलब अगर मास सर ज्यादा होगा होगा तो एक्सेलरेशन क्या एक्सीलरेशन होगा, कम। कम होगा। कम। इसका सिंपल सा एग्जांपल लगा सकते हो आप, कैसे लगाओगे वो मैं बताता हूँ आपको। आपके सामने एक तो है फुटबॉल, ठीक है, और एक आपके सामने स्टोन, कोई पत्थर है बड़ा, एक तो है फुटबॉल और एक इसी के साइज का एक बड़ा पत्थर रखा है यहाँ पर। इसका तो मास जो है वो क्या है, लाइट, हल्का है, और इसका मास क्या है, ज्यादा, जो ये हैवी है। आपने दोनों पे किक मारी, इस पे भी किक मारी और इस पे भी किक मारी, तो ये बता सकते हो कौन सी चीज ज्यादा दूर तक जाएगी? फुटबॉल। सर लाइट। सनलाइट। फुटबॉल ज्यादा दूर तक जाएगी। लाइट। मतलब ज्यादा दूर तक जाने का मतलब क्या हुआ, उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ क्योंकि उसकी ज्यादा। वेलोसिटी ज्यादा थी। एक्सीलरेशन जो है उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, ज्यादा, जबकि दोनों पे सेम फोर्स लगाया है। ऐसा नहीं है ज्यादा फोर्स लगा रखा है, दोनों पे सेम फोर्स लगा रखा है। इसमें एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ और इसमें कम, क्यों? क्योंकि ये हैवी ऑब्जेक्ट है, तो हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा उसका, कम। और लाइट ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चे, ज्यादा प्रोड्यूस। आपकी क्लास में डेस्क भी होते हैं, चेयर भी होती है। हम एक फोर्स तो लगा रहे हैं चेयर पे और एक फोर्स लगा रहे हैं डेस्क पे, कौन मूवमेंट कर पाएगा? चेयर। चेयर, क्योंकि मास का एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। डेस्क का मास ज्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा, कम प्रोड्यूस होगा। क्लियर हुआ? यस बोलो। सर। यस ये सर। यस बहुत सर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थर्ड चैप्टर में भी यूज होगा ये, और जब न्यूटन के सेकंड लॉ की एप्लीकेशन आएगी ना उसके अंदर भी इसका यूज होगा। सर अगर हमें कभी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी हो तो हम फोर्स अपॉन मास भी कर सकते हैं। अगर दे रखा हो तो, आपको अगर क्वेश्चन में फोर्स और मास दे रखा है ना तो आप सीधा ही लगा सकते हो निकालने के लिए, फोर्स अपॉन मास। समझ में आ गया ना? देखो, यस चेंज में सर। कुछ नहीं होता। हम अगर आपसे बताएं कि एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। अगर मैं यहां से निकालता हूं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम में कैंसिल हो गया तो क्या आ गई यूनिट, मीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यस वो सर। यूनिट जो है वो सेम होती है, बट डिपेंड करता है हम क्वेश्चन को या जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको किस कंडीशन के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यस we will सर। discuss about the applications of Newton's second law of motion and numerical। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट लॉ में कोई न्यूमेरिकल नहीं थे, इसमें न्यूमेरिकल आएंगे। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन भी यूज होगी और फोर्स के फॉर्मूले भी यूज होंगे। ठीक है बेटा, तो आप इस टॉपिक को घर पर रिवाइज कीजिए अच्छे से। आपको मैं नोट सेंड कर दूंगा, यहाँ के मोमेंटम के नोट सेंड किए थे बेटा मैंने आपको सर कब? यस सर। पहले, यस सर। मोमेंटम तक के नोट सेंड हो गए थे। सर यस फर्स्ट सर। लो, यस सर हो गए थे। ठीक है, तो अब मैं आपको आज इसके नोट सेंड करूंगा, तो उसको फेयर नोटबुक में लिखना है और यहाँ तक इस चैप्टर को कंप्लीट लर्न करना है। ठीक है ओके बेटा, सर। और एक रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए ताकि आपकी क्लास मिस ना हो, और आपको पता है कि जैसे क्लास में होता है ऐसे ही सेम मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, आपका लॉस ना हो जाए। ठीक है बच्चे, यस सर। यस सर। थैंक यस यू सर। बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय सर। थैंक यू सर।
हेलो, कौन? साहिल लीव द क्लास। सारिका, शमशेर, तेज राव, सारिका, तेज राव, खुशी लीव द क्लास बेटा।